ये है 12th स्टैंडर्ड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लेक्चर। एम्प्लॉयमेंट चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे हैं। इंडियन इकोनॉमी के लेक्चर्स जनरली हम वन शॉट में कवर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में एम्प्लॉयमेंट को डिकोड करेंगे, सेकेंड पार्ट में अनएम्प्लॉयमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। ये चैप्टर बेसिकली हमें समझाएगा कि हमारे देश का एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर कैसा है, कितने लोग हैं जो रूरल इंडिया में काम कर रहे हैं, कितने लोग हैं जो अर्बन में यानी कि शहरों में काम कर रहे हैं, कितने मेल्स हैं जो काम कर रहे हैं, कितनी फीमेल्स हैं जो काम कर रही हैं, कहाँ पर पॉपुलेशन ज्यादा काम कर रहा है, कहाँ पर कम काम कर रहे हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं एंड कितने लोग इन काम करने वाले लोगों पर डिपेंड करते हैं। ये सारा डाटा समझेंगे एंड समझेंगे कि हमारे देश के बारे में ये डाटा, अगर हमारा डाटा ऐसा दिख रहा है तो वो हमें क्या पिक्चर दिखाता है कि हमारा देश कैसा है, किस तरीके से उसको अपने एम्प्लॉयमेंट पे काम करने की जरूरत है। बट बिफोर गोइंग टू दैट हम क्या करेंगे, कुछ बेसिक टर्म्स डिस्कस करेंगे। इन टर्म्स को डिस्कस करने से होगा क्या कि जब हम आगे डेटा स्टडी करेंगे ना, तो हमें समझ आएगा कि किन लोगों की बात हो रही है, राइट। तो ये 5-6 टर्म्स हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम वर्कर से शुरू करेंगे। वर्कर सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है, कि ऐसा पर्सन जो एंगेज्ड है प्रोडक्शन एक्टिविटी में, यानी कि कुछ ना कुछ क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है। बट ये सही नहीं है। प्रोडक्शन एक्टिविटी इज नॉट इक्वल टू जस्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। प्रोडक्शन एक्टिविटी किसे कहा जाएगा, कि इकोनॉमी में कोई भी ऐसी चीज जो वैल्यू ऐड कर रही है, इनकम जनरेट कर रही है। जैसे कि एक डॉक्टर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके इनकम जनरेट कर रहा है, एक लॉयर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके इनकम जनरेट कर रहा है, एक इंजीनियर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है। ये सभी लोग एंड वो वर्कर भी जो फैक्ट्री में काम करके मैन्युफैक्चर करके कुछ ना कुछ क्या कर रहे हैं, वैल्यू ऐड कर रहे हैं। ये सब लोग देश में क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मतलब प्रोडक्शन को ये मत समझो कि मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है। प्रोडक्शन में बात क्या हो रही है कि देश में वैल्यू ऐड करी जा रही है, इनकम एडिशन किया जा रहा है, राइट। तो एक इंडिविजुअल जो एंगेज्ड है प्रोडक्शन एक्टिविटी में, अब क्लैरिटी आ गई हमें यहाँ पे कि मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं हो रही है, वैल्यू एडिशन की बात हो रही है। अ वर्कर और एन इंडिविजुअल एंगेज्ड इन प्रोडक्शन एक्टिविटी कंट्रीब्यूट्स टू जीडीपी। ये चीज ध्यान में रखो। जब हम वैल्यू एडिशन बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, जीडीपी का अमाउंट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। यानी कि जो भी वर्कर्स है वो काम करके क्या कर रहे हैं, जीडीपी बढ़ा रहे हैं, जीडीपी में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। कैसे, बाय रेंडरिंग हिज सर्विसेज, अपनी सर्विसेज देके वो क्या कर रहे हैं, जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना। जैसे कि हम समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं क्या कर रही हूँ, यूट्यूब से कुछ ना कुछ इनकम जनरेट कर रही हूँ, तो मैं भी क्या हूँ, एक वर्कर हूँ जो मेरी देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। इतनी बात हमें समझ में आ रही है। वर्कर हम क्लियर कर पाए। अब वर्कर आगे कितने टाइप्स के हो सकते हैं, या तो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर हो सकता है, या फिर हायर्ड वर्कर हो सकता है। सेल्फ एम्प्लॉयड किसे कहेंगे, जिसने खुद को एम्प्लॉय किया हुआ है, यानी कि वो किसी के अंडर काम नहीं कर रहा, वो खुद के ही अंडर काम कर रहा है। देखो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर कौन होगा, ऐसे वर्कर्स हु आर एंगेज्ड इन देयर ओन बिजनेस और ओन प्रोफेशन। चाहे वो खुद का बिजनेस करे, चाहे वो खुद की प्रोफेशनल प्रैक्टिस करे, दोनों केसेस में बंदा क्या हो जाएगा, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर बन जाएगा। जैसे कि अगर आप सोचो कि यार मैं एक स्टार्टअप स्टार्ट करता हूँ, एक स्टार्टअप शुरू करता हूं, तो आप उस बिजनेस के लिए, उस स्टार्टअप के लिए क्या हो जाओगे, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर। उसी स्टार्टअप में अगर आप क्या करो, एक इंजीनियर को रख लो या फिर एक क्लीनर को रख लो, तो आपके बिजनेस में ये इंजीनियर और क्लीनर क्या है, हायर्ड वर्कर्स हैं। क्या बोल रहा है, देखो ऐसे वर्कर्स हु वर्क फॉर अदर्स, दूसरों के लिए काम करते हैं। दे रेंडर देयर सर्विस टू अदर, दूसरों को अपनी सर्विसेज देते हैं, एंड बदले में एंड एज अ रिवॉर्ड उन्हें क्या मिलता है, वेजेस मिलती हैं, सैलरीज मिलती हैं, या फिर उन्हें पेड इन काइंड, यानी कि काइंड में भी पे किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि उनको कुछ ना कुछ कमोडिटी भी प्रॉमिस की जा सकती है कि हम आपको क्या करेंगे, साल के एंड में इतनी बोरी चावल दे देंगे, या फिर हर महीने के एंड में आपको पर्टिकुलरली ये आइटम मिल जाएगी। इस तरीके से भी पेमेंट हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वेजेस या सैलरीज में ही पेमेंट होगा, काइंड में भी पेमेंट किया जा सकता है। एग्जाम्पल, क्लीनर वर्किंग एट योर स्टार्टअप। बोलो किसको बात समझ में आ गई, सिंपल। हायर्ड कौन है यहाँ पर, हायर्ड कौन है, जिसको आपने रखा है काम पे। सेल्फ एम्प्लॉयड कौन है, जिसने खुद को ही एम्प्लॉय किया हुआ है, जो खुद के लिए ही काम
कर रहा है। नाउ नेक्स्ट काइंड ऑफ वर्कर्स वी हैव इज कैजुअल वर्कर्स एंड रेगुलर वर्कर्स। कैजुअल वर्कर्स यानी कि वो लोग जिनको दिहाड़ी पे रखा जाता है, एक दिन बुला लिया, अगले दिन छुट्टी, एक दिन बुला लिया, दूसरे दिन बुला लिया, तीसरे दिन बुला दिया, चौथे दिन छुट्टी। इनका कोई रेगुलर परमानेंट एम्प्लॉयर नहीं होगा। यहाँ पर एक परमानेंट एम्प्लॉयर होगा, यानी कि जब हम कैजुअल वर्कर्स की बात करेंगे तब हम डेली वेजर्स की बात कर रहे हैं, जिनको लोग डेली वेजेस पे रखते हैं कि आज काम करवाया पेमेंट कर दिया, आज काम करवाया पेमेंट कर दिया। दे आर नॉट हायर्ड बाय देयर एम्प्लॉयर ऑन रेगुलर बेसिस। जो उनका एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉय को वो रेगुलर बेसिस पे हायर नहीं करता है, कभी बुला लिया कभी नहीं बुलाया, बुला लिया नहीं बुलाया। इनको दे आर नॉट गिवन एनी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स लाइक प्रोविडेंट फंड, ग्रेट्युटी, पेंशंस। इनको किसी भी तरीके के कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स क्या होते हैं, बेसिकली सिंपल समझे तो ये कुछ ऐसी एडवांटेजेस होती हैं या ऐसे बेनिफिट्स होते हैं जो आपको परमानेंटली जब आप किसी के यहाँ काम करते हो तो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं लेबर लॉज के हिसाब से, या जो हमारे एक्ट्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस देश की जो भी पॉलिसीज है उनके हिसाब से क्या किया जाता है। कुछ ना कुछ जो एम्प्लॉयर है, जो लोगों को काम दे रहा है, वो अपने एम्प्लॉयज के लिए क्या करता है, कुछ ना कुछ पैसा साइड रखता है या फिर उन्हें पेंशन्स प्रोवाइड करता है। इस टाइप की जो भी चीजें होती हैं, जो भी पॉलिसीज होती है, उनको हम सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स के अंदर रखते हैं। कैजुअल वर्कर्स को ये सब नहीं मिलेगा, पेड लीव्स नहीं मिलेंगी, ठीक है, जो कि अगर आप किसी परमानेंटली किसी के यहाँ काम कर रहे हो तो आपको वो चीजें मिल सकती है, लेकिन कैजुअल वर्कर को वो चीजें नहीं मिलेंगी। दे आर मोस्टली अनस्किल्ड वर्कर्स। हम देख सकते हैं कि इस टाइप के प्रोफेशंस में, डेली वेज प्रोफेशंस में ज्यादातर लोग क्या होंगे, अनस्किल्ड ही होंगे, मैनुअल वर्क करने वाले ज्यादा लोग होंगे। अनस्किल्ड मतलब जो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ स्किल्स को प्रैक्टिस नहीं करते। एक सीए को आप दिहाड़ी पे नहीं रखोगे ना, एक दिन बुला लिया, एक दिन छुट्टी, एक दिन बुला लिया, अगले दिन किसी और को बुला लिया। हाँ, किसको बात समझ में आ रही है कि मोस्टली अनस्किल्ड होंगे। यहाँ पर क्या होगा, रेगुलर वर्कर जिनको परमानेंटली हायर किया जाएगा, परमानेंट पेरोल ऑफ द एम्प्लॉयर, यानी कि पेरोल क्या होता है, एक ऐसा कागज का टुकड़ा होता है जिसपे एम्प्लॉयर लिख लेता है कि ये मेरा एम्प्लॉय है, इसको इतना पैसा देना है, ये मेरा एम्प्लॉय है, इसको इतना पैसा, ये मेरा एम्प्लॉय है, इसको इतना पैसा। हर महीने क्या होता है, पेरोल में से पेमेंट जाता रहता है। हाँ या ना, तो पेरोल बेसिकली एक रिकॉर्ड है, राइट। अगर आप परमानेंट अपने एम्प्लॉयर के पेरोल पे हो तो आप क्या बन जाओगे, रेगुलर वर्कर बन जाओगे। एंड इन लोगों को सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि पेंशन्स, ग्रेट्युटी, प्रोविडेंट फंड, ये सब चीजें इन्हें प्रोवाइड की जाती हैं। दे आर मोस्टली स्किल्ड वर्कर्स। ये हम अगर नेचर ऑफ वर्कर्स देखेंगे, जो रेगुलर वर्कर्स में कैसे लोग ज्यादा होंगे, स्किल्ड लोग ज्यादा होंगे। नाउ वर्कर हमें काफी हद तक समझ आया। अब हम समझेंगे कि लेबर सप्लाई क्या होता है एंड लेबर फोर्स क्या होता है। फर्स्ट थॉट दैट कम्स टू माइंड इज कि लेबर सप्लाई या लेबर फोर्स क्या होगा, कि कितने लोग हैं काम करने वाले। हाँ है ना, कितना लेबर है काम करने वाला, उसको लेबर सप्लाई एंड लेबर फोर्स बोल देंगे। यही कहीं ना कहीं आता है दिमाग में। लेकिन लेबर सप्लाई एंड लेबर फोर्स दो अलग अलग चीजें हैं। लेबर सप्लाई बात करेगी कि अगर आपके पास 10 लोग हैं, 10 लोगों को आप हर बंदे को 100 रुपया पे कर रहे हो। 100 रुपया जब आप पे कर रहे हो तो ये लोग 6 घंटे काम करने को तैयार। अगर आप 200 रुपया पे करोगे तो ये लोग 10 घंटे काम करने को तैयार हैं। तो कितने घंटे ये लोग काम करने को तैयार हैं, जब आप वो मेजर करते हो ना, उसे बोला जाता है कि आप लेबर सप्लाई मेजर कर रहे हो, कि एक लेबर कितना सप्लाई करना चाह रहा है। एक हम समझ सकते हैं इसको कि बेसिकली ये बोला जा रहा है कि मेहनत कितनी सप्लाई होने वाली है, एंड ये डिपेंड किस पे करेगा कि कितना आपको वेज मिल रहा है। अगर आपको 100 रुपया मिलेगा तो आप क्या करोगे, भाई मैं तो 6 घंटे ही काम करूंगा। लेकिन अगर आपको 200 रुपया मिलेगा, आप क्या बोल, भाई मैं 10 घंटे भी काम करूंगा। तो लेबर सप्लाई यहाँ पे क्या बन जाती है, फर्स्ट केस में लेबर सप्लाई बन जाती है 6 घंटे, दूसरे केस में लेबर सप्लाई बन जाती है 10 घंटे। यानी कि आप सिंपली क्या चेक कर रहे हो, आप चेक कर रहे हो कि अमाउंट ऑफ लेबर दैट द वर्कर्स आर विलिंग टू ऑफर। वर्कर्स कितना लेबर ऑफर करना चाहते हैं कोरिस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर वेज रेट। एक गिवन वेज रेट पे कितना लोग मेहनत करना चाहते हैं, कितने घंटे देना चाहते हैं काम को, उसको हम क्या बोलेंगे, लेबर सप्लाई बोलेंगे। यू मे बी एबल टू वर्क 10 आवर्स, आप हो सकता है 10 घंटे काम कर सकते हो,
लेकिन जो मार्केट में वेज रेट चल रहा है उस पे आप क्या बोलो कि भाई मैं तो 6 घंटे काम करूंगा, तो यहाँ पे हमारा लेबर सप्लाई क्या हो जाएगा, 6 घंटे हो जाएगा। लेबर फोर्स क्या होता है, ये जो हमने सबसे पहले समझा, जो हमारे दिमाग में फर्स्ट थॉट आया था कि मार्केट में काम करने वाला बंदा कितना है, एज इन जो काम कर रहा है प्लस जो चाहता है कि मुझे काम मिल जाए। यानी कि जो भी बंदे मार्केट में विलिंगनेस शो कर रहे हैं कि भाई मैं काम करना चाहता हूं, वो क्या हो जाएंगे, हमारे लेबर फोर्स। जैसे कि 10 लोग हैं, 10 लोग में से 8 लोग ऐसे जो बोल रहे हैं हमें काम चाहिए, 6 लोगों को काम मिला हुआ है, 2 लोगों को काम नहीं मिला हुआ, तो अब मैं कहूंगी लेबर फोर्स बताओ। तो अब क्या बताओगे, लेबर फोर्स यहाँ पर 8 हो जाएगी, क्योंकि 8 लोग ही विलिंग है। हमें फर्क नहीं पड़ता कि काम मिला या नहीं मिला, जो लोग विलिंग है काम करने के लिए, काम करना चाहते हैं, वो हमारी लेबर फोर्स का पार्ट हो जाएगा। इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ वर्कर्स एक्चुअली वर्किंग और विलिंग टू वर्क। जितने लोग वर्क कर रहे हैं या वर्क करना चाहते हैं, इट इज नॉट रिलेटेड टू वेज रेट। वेज रेट से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। बोलो इतनी बात हमें बिल्कुल समझ में आ गई, हाँ या ना। चलो, लेबर फोर्स हमें समझ में आ गया। अब समझेंगे कि वर्क फोर्स क्या होता है। देखो, लेबर फोर्स में हम लोग बात कर रहे थे कि कितने लोग काम कर भी रहे हैं एंड विलिंग है काम करने के लिए, चाहे मिला है काम चाहे नहीं मिला। अब वर्क फोर्स क्या होगा, लेबर फोर्स के अंदर आ जाएंगे हम लोग थोड़ा सा और सिर्फ उन्हीं लोगों को पिकअप करेंगे जो एक्चुअली काम कर रहे हैं। यानी कि हम इसे कैसे समझ सकते हैं, अगर मैं आपके लिए क्या करूं, एक डायग्राम बना दूं, तो हम लोग इसे कैसे बना सकते हैं कि सबसे पहले बात होगी, इकोनॉमी के अंदर समझ लो इतने लोग हैं, इतने लोग में से जो लोग काम करना चाहते हैं वो ये है, इसे हमने क्या नाम दिया, लेबर फोर्स। अब इन लोगों में से सिर्फ इतने लोगों को काम मिला हुआ है, बाकी लोगों को काम नहीं मिला हुआ। ये सारा डब्बा हमारा क्या है, लेबर फोर्स है, और सिर्फ जिन लोगों को काम मिला हुआ है वो हमारे लिए क्या है, हमारी वर्क फोर्स है। बोलो किसको बात समझ में आई। 10 लोग थे, 10 में से 8 लोग विलिंग थे काम करने के लिए, तो ये हमारा 8 लोगों का लेबर फोर्स हो गया। 8 में से सिर्फ 6 को क्या हुआ था, काम मिला हुआ था, तो वर्क फोर्स की बात करूंगी तो 6 हमारा वर्क फोर्स हो जाएगा। क्या बोला हुआ है, इट शोज द नंबर ऑफ पर्संस वर्किंग। जो लोग काम कर रहे हैं वो नंबर दिखाता है, वो नहीं दिखाता कि कितने लोग काम करना चाहते हैं, ना ना ना, सिर्फ वो जो एक्चुअली में काम कर रहे हैं। वर्कफोर्स क्या होगा, लेबर फोर्स में से अगर आप माइनस कर दो नंबर ऑफ पर्संस हु आर विलिंग टू वर्क बट नॉट वर्किंग। बोलो किसको बात समझ में आ गई, हाँ या ना। अच्छा, अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाए तो हमारा लेबर फोर्स क्या था, ये डब्बा था, इसमें से वर्क फोर्स ये निकल गया। अब ये जो बचा हुआ हिस्सा है, इसमें जो भी लोग हैं वो काम करना चाहते हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा, ऐसे लोगों को हम क्या बोल सकते हैं कि ये लोग क्या है, अनएम्प्लॉयड है। बोलो किसको बात समझ में आ गई कि अगर आपको वर्क फोर्स गिवन है, लेबर फोर्स गिवन है, तो जो भी उनका डिफरेंस होगा वो आपका क्या बन जाएगा, अनएम्प्लॉयड पीपल। यानी कि 8 लोग काम करना चाहते थे, 6 लोगों का क्या है, लेबर फोर्स है, इन 6 को बाहर निकाल, बाकी जो बच गए 2 लोग वो क्या है हमारी इकोनॉमी के अंदर, अनएम्प्लॉयड लोग हैं। यानी कि अनएम्प्लॉयड लोग आप 10 में से नहीं देखोगे, अनएम्प्लॉयड लोग आप सिर्फ उन्हीं लोगों में से देखोगे जो एक्चुअली काम करना चाहते हैं। जो लोग काम ही नहीं करना चाहते उनको नहीं अकाउंट कर। लेबर फोर्स में से वर्क फोर्स को बाहर निकाल के जो लोग बचते हैं वो कौन है, जो काम करना चाहते हैं पर मेल नहीं रहा, वो हमारे लिए क्या होंगे, अनएम्प्लॉयड लोग। बोलो किसको बात समझ में आ रही है। अच्छा, अनएम्प्लॉयड लोग कैसे फाइंड करने, नंबर ऑफ पीपल अनएम्प्लॉयड कैसे फाइंड आउट करोगे, लेबर फोर्स में से वर्क फोर्स को माइनस, 8 में से 6 को माइनस, कितने लोग अनएम्प्लॉयड है, 2। किसको बात समझ में आ रही है, हाँ या ना। रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अगर हमें फाइंड करना है, यानी कि परसेंटेज निकालना हो कितने लोग अनएम्प्लॉयड है, तो हम क्या करें, नंबर ऑफ पीपल अनएम्प्लॉयड डिवाइड बाय लेबर फोर्स इनटू 100। 100 इज फॉर परसेंटेज। न्यूमरेटर में हम वही चीज डालते हैं जिस चीज का हम परसेंटेज फाइंड करना चाहते हैं, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट न्यूमरेटर में आ गई। डिनोमिनेटर में क्या है, लेबर फोर्स है। यानी कि यहां पर हम कंपेयर कर रहे हैं कि इतने लोग हैं, इतने लोगों में से इतने लोग क्या है, अनएम्प्लॉयड है। तो मुझे बता दो
कितना परसेंट बना, यानी कि ये जो ऊपर न्यूमिरेटर है ये कितना परसेंट बना हमारी लेबर फोर्स का। बोलो किसको बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? बोलो किसको बात समझ में आ रही है? ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास क्या, अच्छा अगर आप ये फाइंड आउट कर सकते हो कि अनएम्प्लॉयड लोग कितने हैं, तो आप ये भी फाइंड आउट कर सकते हो क्या कि कितने लोग इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इनकम जनरेशन। वर्कफोर्स ही तो हुआ हमारा, तो हम क्या करेंगे, टोटल वर्कफोर्स डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन इन 200। अब यहाँ पे सवाल बनता है कि यार देख, जब हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे थे तब हमने लेबर फोर्स उठाया, लेकिन जब हम पार्टिसिपेशन रेट निकालना चाह रहे हैं तब हम क्या उठा रहे हैं, पॉपुलेशन उठा रहे हैं। ऐसा क्यों? यानी कि अगर यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट है, ओके, यहां पर उसकी जगह हम वर्कफोर्स का रेशियो फाइंड कर रहे हैं तो वर्कफोर्स आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। परसेंटेज का 100 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर यहां पर लेबर फोर्स यूज हो रहा था तो यहां पर टोटल पॉपुलेशन क्यों यूज हो रहा है? क्योंकि यहां पर हम फाइंड आउट करना चाहते थे कि अगर एक बंदा हमारा क्या है, अगर हम कहें लेबर फोर्स में एक बंदा है तो उसके कितना परसेंट लोग क्या हो जाते हैं, अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। यानी कि समझ लो, अगर मैं कहूं, देखो आपको समझाती हूँ, कोई बात नहीं, आराम से समझिए। आपका समझ लो अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकल के आ गया 0.3। तो ये क्या कह रहा है आपसे कि अगर आपके पास 10 लेबर फोर्स है, 10 विलिंग लोग हैं, तो उनमें से 3 लोग अनएम्प्लॉयड हैं। लेकिन यहां पर मैं लेबर फोर्स से कंपेयर क्यों नहीं कर रही? क्योंकि मैं फाइंड आउट करना चाहती हूं कि अगर मेरी पॉपुलेशन, मान लेते हैं ये भी 0.3, कि अगर मेरी पॉपुलेशन क्या है, 10 लोग हैं मेरे पास मेरी पॉपुलेशन के अंदर, मेरी कंट्री के अंदर, तो उनमें से 3 लोग कमाने वाले हैं, बाकी के 7 लोग बैठ के खाने वाले। किसको बात समझ में आई कि दो डाटाज हमें अलग अलग चीजें बता रहे हैं। फर्स्ट डेटा में हम लेबर सप्लाई से इसलिए लेबर फोर्स से इसलिए कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि टोटल लेबर फोर्स में से कितने लोग अनएम्प्लॉयड है। यहां पर हम क्या देखना चाहते हैं कि पूरी पॉपुलेशन में से कितने लोग काम कर रहे हैं, बाकी लोग क्या हो जाएंगे, उनपे डिपेंड हो जाएंगे। तो पार्टिसिपेशन रेट बोलेगा ये कि कितना परसेंटेज एक्चुअली वर्किंग है टोटल पॉपुलेशन का। पार्टिसिपेशन रेट क्या होगा, टोटल वर्कफोर्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। टर्म्स बिल्कुल क्लियर हो गई, हाँ या ना? अगर हमें टर्म्स क्लियर हो गई तो अब हम कहाँ चलेंगे, अपने डेटा पे चलेंगे। अच्छा, डेटा क्या बोल रहा है, वर्कफोर्स समझा, कितने लोग एक्चुअली क्या कर रहे हैं, इकोनॉमी के अंदर काम कर रहे हैं। इंडिया हैज अ वर्कफोर्स ऑफ नियर बाय 471 मिलियन पर्सन। इतने लोग हमारी इकोनॉमी के अंदर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जिसमें से 77% मेल्स हैं एंड 23% फीमेल्स है। ये डाटा हमें हमसे क्या कहना चाह रहा है कि मेल मेंबर्स हमारी सोसाइटी में ज्यादा काम करते हैं, कंपैरेटिवली फीमेल मेंबर्स हमारी सोसाइटी में कम काम करते हैं। सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, 75% ऑफ वर्कफोर्स इज इन रूरल एरियाज, 25% इन अर्बन एरियाज। नाउ ये डाटा बोल रहा है कि गांव में लोग ज्यादा काम कर रहे हैं आज भी, और शहरों में लोग कम काम कर रहे हैं। एज इन शहरों में सिर्फ पूरे देश का सिर्फ 25% पॉपुलेशन है, गांव में 75% पॉपुलेशन। एंड सिर्फ पॉपुलेशन एज इन पर्सन की बात नहीं हो रही, पॉपुलेशन इन द फॉर्म ऑफ वर्कफोर्स की बात हो रही, काम करने वाले लोगों की बात हो रही है। काम करने वाले लोग गांव में कितने हैं, 75%, शहरों में कितने, सिर्फ 25%। शॉकिंग डेटा। सवाल उठता है मन में कि हमारा इतना ज्यादा पॉपुलेशन, वर्क फोर्स रूरल बेस्ड क्यों है? इसका भी जवाब देने की कोशिश करेंगे। इन रूरल एरियाज फीमेल वर्कफोर्स क्या है, 25% है, वाइल इन अर्बन एरियाज इट्स ओनली 20%। यानी कि ये डाटा क्या बोल रहा है कि जो गांव है वहां पे महिलाएं ज्यादा काम करती है, शहरों में महिलाएं कम काम करती है। अगेन शॉक, हमें तो लग रहा था शहरों में औरतें काम करती है, गांव में तो कोई काम ही नहीं करता, गांव में तो कंपैरेटिवली कम महिलाएं काम करती है। तो डाटा तो हमारा कुछ और बोल रहा है। तो इस डाटा को देखते हुए मेन हमारे जहन में दो सवाल उठे। एक तो ये कि हमारा जो बल्क पॉपुलेशन है, ज्यादा पॉपुलेशन है वर्कफोर्स का, वो रूरल बेस्ड है। और सेकंड सवाल उठा कि जो परसेंटेज ऑफ फीमेल वर्कर्स है वो लो है एंड लोअर स्टिल इन
अर्बन एरियाज, यानी कि कम है इन कंपैरिजन टू मेल्स, बट अर्बन एरियाज में तो और कम है, रूरल से भी कम है। इनका क्या कारण है, अब अपन को ये सोचना समझना है। तो कैसे जवाब दे सकते हैं इसका जवाब है सिंपल सी कुछ बातें। रूरल एरियाज में पॉपुलेशन ज़्यादा बेस्ड इसलिए है क्योंकि इंडिया एक एग्रीकल्चरल काइंड ऑफ कंट्री है। आज भी हमारे देश का मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है अपने डे टू डे लिवलीहुड को अर्न करने के लिए। और एग्रीकल्चर या जो हम कह सकते हैं प्राइमरी सेक्टर है वो रूरल बेस्ड होगा। शहरों में टर्शरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जैसी चीज़ें काम करेंगे, यानी फैक्ट्रीज होंगी, ऑफिसेज होंगे। लेकिन जो गांव है, खुले खेत वगैरह है, एग्रीकल्चर का जो भी काम है ये गांव में होगा, रूरल एरियाज में होगा। इसीलिए क्योंकि आज भी हमारा बल्क ऑफ पॉपुलेशन प्राइमरी सेक्टर में एंगेज्ड है और प्राइमरी सेक्टर रूरल इंडिया के अंदर ऑपरेट करता है, गांव के अंदर ऑपरेट करता है। इसीलिए मेजॉरिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन वर्कफोर्स का कहाँ है, रूरल एरियाज के अंदर है, दैट इज 75%। फर्स्ट रीजन हमें क्लियर हुआ कि जो प्राइमरी सेक्टर है वो रूरल बेस्ड है, ज्यादातर लोग प्राइमरी सेक्टर में, इसीलिए क्या है हम लोग रूरल में हमारा ज्यादा वर्कफोर्स है। नाउ द क्वेश्चन इज कि लोग ज्यादा प्राइमरी में क्यों इन्वॉल्व है, सेकेंडरी में, टर्शरी में लोग कम क्यों है? क्योंकि सेकेंडरी एंड टर्शरी का डेवलपमेंट कम है। सेकेंडरी और टर्शरी इस टाइप की जॉब्स नहीं ऑफर कर पा रहा है कि जो बंदा प्राइमरी सेक्टर में ऑलरेडी इन्वॉल्व है जनरेशन टू जनरेशन, वो वहां से बाहर निकल के क्या कर सके, काम कर सके सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स में। फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्लियर हुआ। सेकंड हमारा था कि महिलाएं गांव में ज्यादा क्यों काम कर रही हैं एंड शहरों में कम काम क्यों कर रहे हैं। इसको हम दो एस्पेक्ट से देखेंगे। फर्स्ट एस्पेक्ट क्या होगा कि देखो गांव में लोग इसलिए ज्यादा काम कर रहे हैं, इसलिए ज्यादा महिलाएं काम कर रही हैं क्योंकि ज्यादा ही पोवर्टी फैली हुई है सारे गांव के अंदर। बुक लिखती है एब्जेक्ट पोवर्टी, कि बहुत ज़्यादा गरीबी है गांव के अंदर। इसीलिए घर में जितने भी मेंबर्स हैं जो फिजिकली काम कर सकते हैं वो काम पर जाते हैं, डिस्पाइट वो मेल हो या फीमेल हो, जिसके कारण रूरल एरियाज का जो हमारा फीमेल वर्कफोर्स है वो इंक्रीज कर जाता है। फर्स्ट रीजन। सेकंड एस्पेक्ट क्या है हमारे पास देखने का, चीज़ों को समझने का, कि जो अर्बन एरिया में भी फीमेल्स एग्जिस्ट करती है वहां पर ये मजबूरी वाला सिचुएशन अराइज नहीं होता। कहीं ना कहीं शहरों के लोग बेटर ऑफ होंगे गांव के लोगों से क्योंकि वो एक डेवलप्ड एरिया में रह रहे हैं। लेकिन फिर भी गिवन डेवलप्ड एरिया में ठीक है वो सब बातें ओके, बट फिर भी गिवन द कल्चरल वैल्यूज ऑफ अर कंट्री, कि जो हमारी कंट्री में लोगों की विचारधारा चलती है, वहां पर अगर यू पिकअप अ इंडियन हाउस होल्ड तो आपको ये चीज पता लगेगी कि फीमेल वर्किंग हो या ना हो ये डिसीजन उनका पर्सनली कम और फैमिली का ज्यादा होता है। एज इन कि अगर एक फीमेल काम करना चाहती है या काम करना नहीं चाहती, ये वो खुद डिसाइड करने की जगह उनकी फैमिलीज डिसाइड कर रही होती, विच इज एन अदर रीजन कि अर्बन एरियाज में फीमेल पॉपुलेशन कम वर्किंग है, रूरल से भी ज्यादा कम है। क्योंकि देखो मजबूरी खत्म हो गई ना, कि शहरों में आ गया, बेटर एनवायरनमेंट में वो बेटर लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या सिचुएशन क्रिएट होता है, क्यों नो घरों में बोला कैसे जाता है, क्यों नो शादी हो गई अब तो आपके हस्बैंड काम कर ही रहे हैं तो आपको काम करने की क्या जरूरत है। तो इस मेंटालिटी होने के कारण हम क्या देखते हैं कि फीमेल का ओवरऑल वर्क पॉपुलेशन क्या है, कम है इन कंपैरिजन टू मेल्स, लेकिन शहरों में और ज्यादा कम है इन कंपैरिजन टू रूरल एरियाज, क्योंकि रूरल में एक मजबूरी क्रिएट होती है जो कि शहरों में देखने को कम होती है। बोलोगे इसको बात समझ में आ गई? अगर एग्जाम में वो हमसे 2 क्वेश्चंस पूछ लेते तो इसका जवाब हम दे पाएंगे, हाँ या ना? चलो आगे डेटा को पढ़ना शुरू करते हैं और समझते हैं। हम कौन सा डेटा पढ़ रहे हैं कि वर्कर टू पार्टिसिपेशन रेशियो क्या है, यानी कि ये हमें क्या बताने की कोशिश करेगा डेटा। सिंपल इसको ऐसे देखना कि अगर 100 लोग हैं तो इतने लोग काम कर रहे हैं, इस तरीके से देखना। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा डाटा है, एक एक कॉलम उठाना है। देखो टेबल भी पढ़ना सिखाती हूँ, कैसे पढ़ोगे, जैसे समझ लो हम इस डेटा को पढ़ रहे हैं तो देखो ये किसका इंटरसेक्शन बन रहा है, इसका और इसका, यानी कि हम बात कर रहे हैं मेन जो रूरल एरिया में है। तो अगर रूरल एरिया में एक गांव में 100 मर्द हैं 100 मेल्स हैं
तो उनमें से काम करने वाले कितने हैं? 51.7। देखो मैं राउंड करके बोलती हूँ 58, सबको राउंड करके बोलूंगी, ठीक है। अगर 100 मेल मेंबर्स एग्जिस्ट कर रहे गांव के अंदर तो उसमें से 58 वर्किंग है। 100 फीमेल मेंबर्स अगर गांव के अंदर एग्जिस्ट कर रही है तो उनमें सिर्फ 18 वर्किंग है। और अगर मर्दों की बात करें, मेल की बात करें शहरों में, अर्बन एरियाज में, तो अगर 100 मेल्स हैं शहर के अंदर तो उसमें से सिर्फ 54 मेल्स वर्किंग है। अगर शहरों के अंदर 100 फीमेल्स हैं तो सिर्फ 14 फीमेल्स काम कर रही हैं। अगर हम सारे रूरल की बात कर ले, टोटल रूरल की बात कर ले, यानी कि रूरल में चाहे वो मेल्स हैं चाहे वो फीमेल्स हैं, सबको मिला के बात करें, 100 लोग हैं रूरल के अंदर तो उनमें से सिर्फ 35 वर्किंग है। 100 लोग हैं अगर अर्बन के अंदर, उसमें से मेल फीमेल सबको मिला के सिर्फ 34 वर्किंग है। एंड अगर हम टोटल पूरे देश के मेल मेंबर्स की बात करें, देखो हाँ टेबल पढ़ना भी सीखो ना, कैसे पढ़ते हैं टेबल, ऐसे मेन और टोटल, यानी कि पूरे देश में अगर 100 लोग हैं, 100 मर्द हैं, मेल्स हैं, तो उनमें से 52 लोग काम कर रहे हैं। बाकी लोग क्या हो गए? इन पे डिपेंड हो गए। विमेन की अगर बात करें, 100 फीमेल्स हैं तो सिर्फ 16.5, 17 मान लेते हैं, चलो 17 फीमेल वर्क कर रही हैं। एंड अगर हम टोटल की ही बात कर ले कि पूरे देश में जितने भी लोग हैं, चाहे मेल हैं फीमेल है, रूरल एरिया में अर्बन एरिया, सबको ही उठा दो, सबकी बात करें, 100 लोग हैं देश के अंदर, उनमें से सिर्फ 35 वर्किंग है, यानी कि 65 लोग इन 35 लोगों पे डिपेंड करेंगे। जैसे आपके घर में फॉर एग्जाम्पल आपकी मॉम भी वर्किंग है, आपके डैड भी वर्किंग है, आप अभी सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो तो आप अपने मॉम डैड पे डिपेंड हो गए, हाँ या ना? उस डिपेंडेंसी की यहाँ पर बात की जा रही है कि कमाने वाले कितने लोग हैं? 35। बैठ के खाने वाले कितने लोग हैं? 65, यानी कि ओल्ड एज लोग हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, हमारे पार्टनर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। इनका पॉपुलेशन कितना है जो डिपेंड कर रहे हैं? 65। जिन पर डिपेंड कर रहे हैं वो कितने? 35, यानी कि गाड़ी खींचने वाले 35 है, गाड़ी पर चढ़े कितने हुए? 65। बोलो किसको बात बिल्कुल समझ में आ गई, हाँ या ना? ये हमें क्या दिखाता है? ये टेबल हमें क्या दिखा रहा है? इस टेबल से आप क्या इंटरप्रेट कर पा रहे हो? ये चीजें अब आपको समझ आनी चाहिए। यानी कि हम बात कैसे करेंगे यहाँ पर कि जब भी आप कोई टेबल देखते हो, कोई डाटा देखते हो, तो वहां से आप क्या मतलब निकाल पा रहे हैं। अब सिंपल सिंपल अगर हम यहाँ पे कंपेयर करने की कोशिश करें, मतलब निकाल सकते हैं रूरल में लोग ज्यादा है, अर्बन में कम है। हम देख सकते हैं फीमेल रूरल में ज्यादा है, अर्बन में कम है। किसको बात समझ में आ रही है? हम देख सकते हैं कि काम करने वाले टोटल लोग देश में सिर्फ 35 ही हैं, जो कि बहुत कम है। एंड बैठ के खाने वाले जो भी रिमेनिंग 65 लोग हो गए वो बहुत ज्यादा हो गए। यानी कि हम क्या क्या रिवील क्या कर रहा है डाटा, क्या क्या डाटा हमें समझाने की कोशिश कर रहा है कि डिपेंडेंसी रेशियो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है लोग। हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन बट लो रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी इन रूरल एरियाज। हमें क्या दिख रहा है? रूरल का जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा है, यानी कि वर्कफोर्स ज्यादा है रूरल एरियाज में, लेकिन अगर आप इनकी प्रोडक्टिविटी चेक करोगे ना, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन चेक करोगे तो बहुत कम निकल के आएगा। यानी कि ये क्या बोल रहा है कि पार्टिसिपेशन ज्यादा है लेकिन प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं है। हाई रेट ऑफ वुमेन पार्टिसिपेशन इन रूरल एरियाज, जो कि हमने बात किया रूरल में ज्यादा महिलाएं हैं। इसका रीजन भी समझा कि कहीं ना कहीं पॉवर्टी का जो साइकिल है वो उन्हें काम में पुश करते हैं। बोलो किसको बात बिल्कुल समझ में आ गई? ओके देन नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारा टेबल हमें क्या बोल रहा है? नेक्स्ट हमारा टेबल हमें बोल रहा है कि भाई हमें रीजन वाइज बताओ, हमें क्या करो? रीजन वाइज बताओ और जेंडर वाइज कंपेयर करके बताओ कि डाटा हमारा कैसा दिख रहा है, फिर हम उससे मतलब निकालेंगे, हाँ या ना? एक मिनट ये बार हटा दे। हाँ, हम लोग कहाँ पहुंच गए थे? हम लोग थे यहाँ पर कि हमारा डाटा हमसे क्या बात कर रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर्स बाय रीजन एंड जेंडर। तो हम क्या करेंगे? वर्कर्स को, सेल्फ एम्प्लॉयड कितने वर्कर्स हैं, रेगुलर सैलरीड कितने वर्कर्स हैं, कैजुअल वर्कर्स कितने। देखो इन टर्म्स को हमने पढ़ा है,
सेल्फ एम्प्लॉयड कौन है? जो खुद के लिए काम कर रहा है। सैलरीड कौन है? जिसको रेगुलर बेसिस पे पेरोल पे रखा गया है। कैजुअल के आज बुला लिया, कल नहीं बुलाया, 2 दिन बुला लिया, तीसरे दिन नहीं बुलाया, जिसको कैजुअली डेली वेजेस पे हायर किया जा रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं? अर्बन में सेल्फ एम्प्लॉयड लोग कम है, रूरल में ज्यादा है, क्योंकि रूरल में ज्यादातर लोग अपने ही छोटे छोटे फार्म्स पे क्या कर रहे हैं? खेती बाड़ी जैसी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। हाँ यार, तो उन लोगों को आप सेल्फ एम्प्लॉयड ही कहोगे ना, जो खुद के लैंड पे कुछ ना कुछ उगा रहे। तो उस वजह से रूरल में सेल्फ एम्प्लॉयड ज्यादा है कंपेरेटिवली अर्बन की। अर्बन में हम क्या देख रहे हैं? सैलरीड ज्यादा है, यानी कि जो लोग परमानेंट पेरोल पे काम कर रहे हैं वो लोग, वो स्ट्रक्चर शहरों का है, शहरों में वैसे लोग ज्यादा है, गांव में वो लोग कम है। एंड कैजुअल लेबरर्स की भी बात करेंगे तो वो शहरों में कम है, गांव में ज्यादा है, क्योंकि जैसे खेती बाड़ी जैसे काम होते हैं इन पे आपको सीजनली लेबर की जरूरत पड़ती है, या फिर आपको 1 दिन जरूरत पड़ती है, 2 दिन जरूरत पड़ती है, 10 दिन लोगों की जरूरत है। जब आपको खेती बाड़ी का काम करना है, देन तो बैठ के वेट करना है कि कभी ये क्या हो, ग्रो कर दे। बीच बीच में जो भी चीज है फसलों में डाली जाएंगी तब आपको लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो वहां पे आप उसके लिए क्या करोगे? कैजुअल लेबरर्स रखोगे। तो इसीलिए गांव में वो क्या है? हाई है, रूरल एरिया में वो क्या है? ज्यादा है। अच्छा, सेल्फ एम्प्लॉयड, रेगुलर एंड कैजुअल को अगर हम मेल फीमेल में कंपेयर करें तो हम क्या देखते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड ऑलमोस्ट सेम बैठ रहा है मेल्स एंड फीमेल्स में। रेगुलर सैलरीड में मेल बीट कर रहे हैं फीमेल को। ये ज्यादातर ऑफिस डेस्क जॉब्स में कहीं ना कहीं प्रेफरेंसेस रहते हैं मेल को रखने का, मल्टीपल रीजंस के कारण। एंड कैजुअल लेबरर्स में हम क्या देखते हैं? शॉकिंग डेटा, मेल्स कम है, फीमेल ज्यादा है। यानी कि आपसे क्या बोला जा रहा है कि जो मेल मेंबर्स है वो कैजुअली कम रखे जा रहे हैं कंपैरेटिवली फीमेल। इनके कुछ रीजंस हम समझ सकते हैं। जो फीमेल है वो मेल मेंबर से कंपैरेटिवली चीप लेबर होगी। अगर आपको मेल को 1 दिन की दिहाड़ी 400 रुपए देनी पड़ रही है, तो फीमेल को आपको कहीं ना कहीं 350-300 देनी पड़ेगी। ये जेंडर बायस एग्जिस्ट करता है, या कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं फिजिकल डिफरेंसेस होने के कारण फीमेल मेंबर्स को कम पे किया जाता है, जिसकी वजह से वो सस्ता पड़ता है जिन लोगों को उन्हें एम्प्लॉय करना है। इस वजह से फीमेल्स को ज्यादा हायर किया जाता है। रूरल एरिया का सिनेरियो हमने समझने की कोशिश ही की कि एब्जेक्ट पॉवर्टी के कारण सबको काम करना पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या है? फीमेल पॉपुलेशन बीट कर रहा है मेल पॉपुलेशन को। बेसिकली जो मेल मेंबर्स होते हैं उनको सोसाइटी के, या फिर हम कह सकते हैं फैमिलीज के ब्रेड विनिंग मेंबर्स की तरह देखा जाता है, जिसकी वजह से उनका फोकस क्या रहता है कि हम परमानेंट जॉब्स ले पाए। तो कैजुअल लेबरर्स में हमें वो कम दिख रहे हैं इन कंपेरिजन टू फीमेल्स। नाउ नेक्स्ट हम क्या डाटा देख रहे हैं कि अगर हम चीजों को सेक्टर वाइज कंपेयर करने की कोशिश करें तो हम देख रहे हैं प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज्यादा लोग हैं, सेकेंडरी में 24 है, एंड टर्शरी में 31 है। तो ये डाटा हमें क्या रिवील करता है? फिर से वही बात है, इसका इंटरप्रिटेशन खुद निकालने की कोशिश करो कि आपको क्या बता रहे हैं। बहुत ज्यादा लोग हैं प्राइमरी सेक्टर में, यानी हमारा देश आज भी प्राइमरी सेक्टर पे बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहा है, लेकिन उतना कंट्रीब्यूशन जीडीपी में प्राइमरी सेक्टर नहीं करता है। लोग बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं लेकिन जीडीपी में उतना पैसा नहीं आ रहा है बाय प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में कितना है? 24 एंड टर्शरी में 31, यानी कि दोनों क्या है? प्राइमरी से कम है। हाँ है ना, विच इज दिक्कत। अच्छा, अगर हम इन दोनों को भी कंपेयर करें तब भी हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि टर्शरी ज्यादा है इन कंपेरिजन टू सेकेंडरी, जो कि कहीं ना कहीं हमें दिखाता है कि इंडस्ट्रीज उतने लोगों को एम्प्लॉय नहीं कर पा रही है जितना टर्शरी सेक्टर कर दे, जो कि दिखाता है कि जो हमारी कंट्री में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाए गए थे वो कहीं ना कहीं एक बिग फेलियर रहे। हाँ या ना? देखो यही चीजें लिखी होंगी कि हाईली डिपेंड कर रहे हैं हम लोग एग्रीकल्चर पे। सेकेंडरी क्यों डिपेंड कर रहे हैं? क्योंकि सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर इनफ जॉब्स क्रिएट नहीं कर पा रहा कि प्राइमरी वाले बंदे निकल के सेकेंडरी और टर्शरी में पहुंच जाए। लैगिंग ऑफ सेकेंडरी सेक्टर बिहाइंड टर्शरी, जो ये सेकेंडरी सेक्टर टर्शरी से भी पीछे छूट चुका है ना, ये दिखाता है कि किस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस हमारे देश के लिए एक फेलियर साबित हुआ। और देखते हैं कि अगर हम प्राइमरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को रीजन वाइज और जेंडर वाइज कंपेयर करें तो रीजन वाइज क्या देख रहे हैं? रूरल में प्राइमरी सेक्टर बहुत ज्यादा है, देन हमारे पास सेकेंडरी सेक्टर एंड उससे कम टर्शरी सेक्टर है।
शहरों में, अर्बन एरिया में प्राइमरी सेक्टर कुछ भी नहीं है, क्योंकि वही हमने बात की कि जो टाइप के रिसोर्सेज प्राइमरी सेक्टर के लिए चाहिए होते हैं वो ज्यादातर रूरल इंडिया में अवेलेबल होते हैं। तो शहरों में बहुत कम है, सेकेंडरी सेक्टर ज्यादा है, एंड सबसे ज्यादा क्या है, टर्शरी सेक्टर है, ये ज्यादा डेवलप हो रहा है, ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है जीडीपी के अंदर। ओके, मेल एंड फीमेल्स में अगर हम देखें, प्राइमरी में मेल्स कम है, फीमेल्स ज्यादा है। अगेन रीजन क्या आ जाएगा कि जो फीमेल्स हैं वो कैजुअली काम कर रही हैं, प्राइमरी सेक्टर में काम कर रही है ना। देन हमारे पास मेल्स क्या है, सेकेंडरी सेक्टर में 26.5% है, यहाँ पर सिर्फ 17.7%। रेगुलर सैलरीड जॉब्स में मेल्स हमें ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, यानी कि जो सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वाला जॉब है वहां पे हमें मेल्स ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। टर्शरी सेक्टर में भी मेल्स का पॉपुलेशन फीमेल पॉपुलेशन को बीट कर रहा है। बोलो किसको बात समझ में आ रही है, हाँ या ना। चलो, इतना डाटा हमें समझ में आ गया। अब हम क्या करने वाले, अब हम डेटा को ईयर वाइज कंपेयर करते हैं। देखो, पहले प्राइमरी सेक्टर में, सारा एक साथ मत देखो, कंफ्यूज नहीं होना, प्राइमरी सेक्टर पहले इतना ज्यादा था, अब किधर आ गया 44। तो देखा जाए तो प्राइमरी सेक्टर से बाकी सेक्टर्स में मूवमेंट तो कंपैरेटिवली बहुत हुआ है, पर अब भी हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है वो बाकी के सेक्टर्स को पीछे छोड़ रहा है। सेकेंडरी सेक्टर देख रहे हैं हम, ग्रो किया है। टर्शरी सेक्टर हम देख रहे हैं काफी अच्छी स्पीड से ग्रो किया। बोलो किसको ये मल्टीपल ईयर्स का डाटा समझ में आ रहा है, हाँ या ना। सबसे पहले ये तीनों सेक्टर्स का 1950 to 51 का, देन 70 to 73 का, देन 2011 to 12 का, देन करंटली 2017 to 18। ये मेरे पास लेटेस्ट डेटा है, आप इससे लेटेस्ट डेटा भी उठा सकते हो ऑनलाइन, गूगल बुक्स, कहीं से भी, दैट्स नॉट एन इशू। अच्छा, एक और बात क्लियर करती हूँ, इंडियन इकोनॉमी पढ़ते हैं हम लोग, कई बार क्या होता है कि इन चीजों में कंफ्यूज नहीं होना कि आपने 0.5 ज्यादा लिखा हुआ है, 2 यूनिट्स इधर उधर हुए हैं, क्योंकि जो मेरे पास डाटा होता है वो कई बार क्या होता है 2017-18 का है या फिर 21-22 का है, एंड उसके बाद कोई अपडेशन आ जाती है, कोई नया बिल्कुल करंट डाटा आ जाता है, तो आप वो उठा लो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ये कोई रट्टा देके वो ये तो गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, अपडेशंस आती रहती है, क्योंकि ये तो डाटा है ना, ये कोई थ्योरी या कोई लॉ थोड़ी है, ये तो डाटा है कि आज इतना है, कल को कुछ बदल जाएगा, अगर देश का सीन बदलेगा तो उस हिसाब से हम क्या कर लेंगे, इंटरप्रिटेशंस कर लेंगे। ओके, इतनी बात समझ में आ रही है अब हमें। तो हम अगर इतना सब कुछ समझ चुके हैं एम्प्लॉयमेंट के बारे में, चीजों के बारे में, अब हम बात करेंगे कि फिर हमारी इकोनॉमी को ग्रो कैसे करवाना है। देखो, हर इकोनॉमी का ग्रोथ कैसे होगा कि उसका जीडीपी बढ़ेगा, यानी कि उसके देश में वैल्यू एडिशन ज्यादा होगा। अब वैल्यू एडिशन ज्यादा हो, इसके हमारे पास दो तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका क्या है कि एम्प्लॉय ज्यादा लोगों को कर लो, अगर वर्कर बढ़ जाएंगे तो जो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो इंक्रीज कर जाएगा, जीडीपी बढ़ जाएगी। सेकेंड तरीका है कि आप टेक्नोलॉजी को बेटर कर लो, कि अगर टेक बेटर हो जाएगा तो प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ेगी, ज्यादा वैल्यू ऐड होगा, जीडीपी इंक्रीज कर जाएगा। अब सवाल ये उठता है, हमारी कंट्री में ना एक सवाल आता है कि आप ऐसे ग्रोथ करना चाहते हो जीडीपी की, या ऐसे टेक से करना चाहते हो, या एम्प्लॉयमेंट से। तो इसका जवाब बहुत ही सिंपल तरीके से इकोनॉमिस्ट देने की कोशिश करते हैं कि देखो, इस देश को एम्प्लॉयमेंट बढ़ाकर जरूरत है ग्रोथ करने की, ताकि सारे लोग साथ में ग्रो कर पाए। अगर टेक से ग्रोथ होगा तो सिर्फ कुछ ही लोग ग्रो कर पाएंगे, बाकी लोग पीछे रह जाएंगे। देखो, समझने की कोशिश करते हैं क्यों और कैसे। Poor countries like India with staggering unemployment needs growth through employment, but historically it is observed that most of growth happened due to bettering technology, creating a situation of jobless growth। तो हो क्या रहा है हमारी कंट्री के अंदर, ग्रोथ हो रहा है टेक्नोलॉजी की वजह से। कैसे? जो मल्टीपल एमएनसीज आ गई हैं, जब हमारे को हमने चैप्टर पढ़ा था ना लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, हमने क्या किया, हमारी कंट्री ने बैरियर्स तोड़ दिए, बोला कि ठीक है हम एक ओपन इकोनॉमी, आओ हमारे साथ डील करो। तो बहुत सारी एमएनसीज आई, क्योंकि इंडिया का मार्केट साइज बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होने के कारण सामान बिकने के चांसेस क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते। तो बहुत सारी एमएनसीज आई अपना सामान लेकर। अब जो एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है वो क्या करेगी, उनका मोटिव होगा ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना। ये मोटिव नहीं होगा कि सोशली यार लोगों को हम ज्यादा काम देते हैं, ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय करते हैं ताकि इनके पास पैसा आ जाए, नहीं, उनका मोटिव होगा कॉस्ट कटिंग कैसे हो।
कॉस्ट कटिंग का बेस्ट तरीका क्या है कि अगर आप अपना टेक बेटर कर लो तो आपका कॉस्ट कटिंग हो जाएगा। लेबर को आपको हर किसी को क्या देना पड़ रहा है, 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए, एंड हमेशा के लिए देने पड़ेंगे जब तक आप उससे काम ले रहे हो। मशीन पे आपने एक बार में 2 लाख रुपए लगाया, उसके बाद वो मशीन 10 साल आपसे कोई पैसा नहीं मांगेगी। तो कंपेरेटिवली मशीनें जो है, टेक्नोलॉजी जो है, वो लेबर से क्या पड़ेगी, हमेशा सस्ती पड़ेगी, हाँ या ना। इसीलिए जो एमएनसीज होती है वो क्या चाहती है कि टेक से ग्रोथ किया जाए। एंड जब हमारी कंट्री ने एमएनसीज को एंटर करना अलाउ किया तो हमारी कंट्री ने टेक्नोलॉजी से ग्रो करने का पाथ चूज कर लिया, एम्प्लॉयमेंट को छोड़कर। अब क्योंकि एम्प्लॉयमेंट को पीछे छोड़ा जा रहा था, एम्प्लॉयमेंट प्रोविजन ज्यादा नहीं हो रहा था, तो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो गई। तो हमारी इकोनॉमी एंड ऑफ द डे डेकेड टू डेकेड ग्रो तो की है, उसमें कोई डाउट नहीं, हमारा जीडीपी तो बड़ा है, लेकिन ऑन द कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। हम लोगों ने एम्प्लॉयमेंट छोड़ दिया, जॉबलेस बना दिया एंड ग्रोथ किया। इसीलिए हमारी इकोनॉमी को एम्प्लॉयमेंट को नजर में रखते हुए क्या बोला जा रहा है कि हमने ग्रोथ की लेकिन एक जॉबलेस ग्रोथ की, विच इज अ रियल कंसर्न। क्योंकि अगर लोगों को काम नहीं मिलेगा, लोग खाना नहीं खाएंगे, तो देश नहीं चलेगा बेसिकली, हाँ या ना। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है कि वाई आर वी रिलाइंग मोर ऑन टेक्नोलॉजी एंड लेस ऑन एम्प्लॉयमेंट। हमारे पास देन अगेन सवाल क्या आता है कि हम टेक्नोलॉजी पे ज्यादा क्यों रिलाई कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट पे रिलाई क्यों कम कर रहे हैं। इसका जवाब अब आप लोग दे सकते हो, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों टेक्नोलॉजी हमारे देश पे हावी हो रही है एंड हम उतना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं कर पा रहे। इसका मेन एक डिटरमाइनिंग फैक्टर क्या है, इसका जवाब आप लोग देख सकते। अब अपन लोग 2 टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, कैजुअलाइजेशन और इनफॉर्मलाइजेशन के बारे में, समझेंगे कि क्या होता है, एंड उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट को अपन नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ये मैंने अभी यहाँ पर ब्रेक क्यों दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपस में अपने आप में ही एक सेपरेट टॉपिक है। यहाँ तक हम एम्प्लॉयमेंट के डेटा को काफी हद तक समझ चुके हैं, कैसा सीन है इंडिया का, क्या क्या दिख रहा है, क्या क्या मतलब निकल रहा है डेटा का, चीजें डिस्कस कर ली। अब हम बात करेंगे एक प्रोसेस की, 2 प्रोसेसेस की, एक तो कैजुअलाइजेशन का और एक इनफॉर्मलाइजेशन। कैजुअलाइजेशन, कैजुअल लेबरर्स या कैजुअल वर्कर्स क्या समझ के आए हो, ऐसे वर्कर्स जिनको डेली वेजेस के तौर पे हायर किया जा रहा है, डेली वेजेस पे हायर किया जा रहा है, हाँ है ना। कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स का मतलब होगा कि जितना भी वर्कफोर्स है उनमें से ज्यादातर, धीरे धीरे ज्यादातर लोगों को क्या किया जा रहा है, कैजुअली हायर किया जा रहा है। यानी कि 100 में से अगर पहले 10 कैजुअल लेबर होते थे, वो 11, 12, 13, 14 ऐसे बढ़ रहा है। जब ये चीजें बढ़ रही है ना, कैजुअल वर्कर्स का काउंट बढ़ रहा है वर्कफोर्स में, तो उसे बोला जाएगा कि इकोनॉमी के अंदर कैजुअलाइजेशन हो रहा है, हाँ या ना। समझते हैं कैसे इंडिया में हो रही है ये चीज, क्या बोला है, कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन परसेंटेज ऑफ कैजुअल हायर्ड वर्कर्स इन द टोटल वर्कफोर्स टेंड्स टू राइज ओवर टाइम। ये तो हमने बात की कि हमारा 100 लोगों का वर्कफोर्स है, 10 कैजुअल वर्कर्स थे, ओवर द टाइम क्या हो रहा है, 11, 12, 13, 14 कैजुअल वर्कर्स इंक्रीज कर रहे हैं। ये हो क्यों रहा है इंडिया की इकोनॉमी के अंदर, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज। इसका एक कारण क्या है कि रूरल एरिया में लग रहा है कि लोग एम्प्लॉयड हैं, पर एक्चुअली में वो एम्प्लॉयड नहीं है। बेस्ट एग्जाम्पल, एक फार्म है जिस पर काम करने के लिए 2 लोगों की जरूरत है, लेकिन फैमिली में 4 लोग हैं, इसीलिए चारों लग जाते, कहते चलो मिलकर कर लेते हैं, काम जल्दी हो जाएगा। तो अब यहाँ पर लग क्या रहा है कि 4 लोग एम्प्लॉयड है, मम्मी पापा और 2 बच्चे, 4 लोग यहाँ पर क्या है, एम्प्लॉयड है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर जरूरत कितने लोगों की है, 2। तो यहाँ पर ये जो बचे हुए 2 लोग हैं, इनको बोला जाता है कि ये एम्प्लॉयड नहीं है, ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का पार्ट है, छुपी हुई अनएम्प्लॉयमेंट का पार्ट है। क्योंकि एक्चुअली ये 2 लोग अगर कहीं और जाके काम करते तो इनको पैसा मिलता, लेकिन अब ये यहीं पर काम कर रहे हैं, यहां पर काम करके जितनी प्रोडक्टिविटी 2 लोग कर पा रहे थे उतनी ही मिलकर 4 लोग कर पाएंगे। किसको कुछ कुछ बात समझ में आ रही है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं कि जहां पर 4 लोगों की जरूरत है वहां पर 5 लोग नहीं काम करेंगे, क्यों, अगर कर रहे हो तो 5वां बंदा लग रहा है आपको एम्प्लॉयड है, लेकिन वो अनएम्प्लॉयड ही है।
इस वजह से हम क्या समझ रहे हैं कि कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स हो रहा है, क्योंकि जो रूरल एरिया है वहां पे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा है। सेकंड हमारे पॉइंट क्या आ जाता है, माइग्रेटेड अनस्किल्ड वर्कर्स आर ऑफन हायर्ड एज डेली वेजर्स और कैजुअल वर्कर्स। जो लोग माइग्रेट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, बिहार से लोग पंजाब आ रहे हैं, पंजाब से लोग कैलकटा जा रहे हैं, कर्नाटका जा रहे हैं, केरला जा रहे हैं। जो लोग क्या करते हैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं, वहां जाकर ट्रेवल्ड जगह पर जाकर काम करते हैं कि हमें काम दे दो, तो उन लोगों को जनरली परमानेंटली हायर नहीं किया जाता, कैजुअल लेबर की तरह हायर किया जाता है, क्या करके, डेली वेजेस के रूप में। किसको बात समझ में आ रही है? अर्बन एरियाज ऑल्सो फेस skilled casualization of workforce due to widespread unemployment give employers the edge over working। क्या बोलना चाह रहे हैं? ये आपको लग रहा है कि कैजुअलाइजेशन तो सिर्फ अनस्किल्ड लोगों के साथ ही होता है, लेबर के साथ ही होता है, पर ऐसा नहीं है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो स्किल्ड लोग हैं, उनके साथ भी उनका जो वर्कफोर्स है वो भी आजकल क्या हो रहा है, कैजुअलाइज हो रहा है। कैसे हो रहा है? क्योंकि 10 लोग काम करने वाले हैं, काम करने की पोस्ट 2 है, तो जो एम्प्लॉयर है जो काम दे रहा है वो क्या बोल रहा है कि ठीक है मैं काम ले लूंगा आपसे, पर मैं आपको कुछ परमानेंटली नहीं देने वाला हूं, जितना काम करवाऊंगा उसके पैसे दे दूंगा। इस तरीके से बातचीत हो रही है, यानी कि जो एम्प्लॉयर है उसको क्या मिल रहा है, एक एडवांटेज का पोजीशन मिल रहा है, क्योंकि सप्लाई ज्यादा है लेबर की। जो स्किल्ड लेबर है शहरों में वो बहुत ज्यादा है, कंपैरेटिवली जॉब्स कम है, तो जो एम्प्लॉयर है उसको क्या मिल रहा है, एक बेटर पोजीशन मिल रहा है कि अब वो क्या कर सकता है, चूज। अगर एक बंदा बोलेगा मैं नहीं करूंगा ऐसे काम, तो उसको बोलेगा भाई तू जा, फिर मैं किसी और को हायर कर लूंगा, क्योंकि उसके पास ऑप्शंस है मार्केट के अंदर। किसको बात कुछ कुछ समझ में आ रही है? जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एम्प्लॉयर एक एडवांटेज की पोजीशन में, उसको क्या मिल रहा है, एक हायर वो पोजीशन मिल रहा है, जिसकी वजह से वो वर्कफोर्स को क्या कर रहा है, कैजुअलाइज कर रहा है। एक दिन हायर कर रहा है, दूसरे दिन बोल रहा है टाटा, जब जरूरत होगी तब बुला लेना। स्किल्ड वर्कर के साथ भी हो रहा है शहरों में, हाँ या ना? तो ये है कि हमारी कंट्री में किस तरीके से चीजों को, वर्कफोर्स को क्या कर रहे हैं, कैजुअलाइज करे जा रहे हैं, धीरे 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 धीरे। कोई इंटेंशनली नहीं कर रहा। ये सिस्टम की जब हम बात करते हैं ना, सिस्टम में क्या हम देख रहे हैं कि कैजुअलाइजेशन का ट्रेंड इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट वी गोना रीड अबाउट इज इनफॉर्मलाइजेशन। देखो, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इकोनॉमी की बात करते हैं। फॉर्मल इकोनॉमी है जो सारे लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, लेबर लॉ सबको फॉलो कर रही है, अपने एम्प्लॉयज को परमानेंटली हायर कर रही है, देन उनको जितना भी उनका सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स है, कोई पेंशन है, ग्रेट्युटी है, प्रोविडेंट फंड है, सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है फॉर्मल इकोनॉमी। इनफॉर्मल इकोनॉमी में लोगों को हायर किया जा रहा है, लेकिन कुछ भी सोशल बेनिफिट्स वगैरह प्रोवाइड नहीं किए जा रहे। अब डाटा आपको शॉक कर देगा अगर आप देखोगे कि इंडिया में 90% लोग इनफॉर्मल इकोनॉमी का पार्ट है एंड सिर्फ 10% लोग फॉर्मल इकोनॉमी का पार्ट है। एंड अगर इस डाटा के भी अंदर घुसोगे ना, तो आप समझ पाओगे कि इन 90% लोगों का जीडीपी कंट्रीब्यूशन है 15 से 20%। 10% जो फॉर्मल इकोनॉमी के लोग हैं, रिमेनिंग जीडीपी का सारा परसेंटेज वहां से। तो ये हमें क्या बता रहा है कि इनफॉर्मल इकोनॉमी का साइज बहुत बड़ा है, लेकिन वो जो क्रिएट कर रहा है इकोनॉमी के अंदर वो बहुत कम है। देखो पढ़ते क्या लिखा हुआ है, इट इज डिफाइंड एज अ सिचुएशन वेयर परसेंटेज ऑफ वर्कफोर्स इन द फॉर्मल सेक्टर tends to decline and that in the informal sector tends to rise। Informalization of workforce क्या बोलेगा कि जो वर्कफोर्स है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, इनफॉर्मल होती जा रही है। इनफॉर्मल का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, फॉर्मल वर्कफोर्स का पॉपुलेशन घट रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स लाए गए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के। किस तरीके से? जैसे हमने बात की कि एमएनसीज के आने की वजह से कट थ्रोट कंपटीशन बढ़ गया। उनका मुद्दा था कि हमें क्या चाहिए, चीप लेबर चाहिए, इनफॉर्मल लेबर चाहिए, जिनसे हम क्या कर सके, ज्यादा से ज्यादा काम ले सके कम से कम पैसों में।
उनके इंडिया में एंटर करने की वजह से इनफॉर्मलाइजेशन इंक्रीज कर गया, क्योंकि जब सेंट्रल बॉडी के हाथ में चीज़ें होंगी ना तो वो क्या करेंगे, जिस तरीके से चीज़ों को जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे वहाँ पर फॉर्मलाइजेशन होगा। तभी तो लोग गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे भागते हैं कि वहाँ पर एक फॉर्मलाइजेशन है, आपके पास एक परमानेंट पेरोल होता है कि आपको हर महीने इतना 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 सैलरी मिलेगा, आपको पता होता है कि जब आप रिटायर हो जाओगे आपको कुछ ना कुछ पेंशन मिलेगा, गवर्नमेंट और 50 तरीके के बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए लोग गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ भागते हैं, क्योंकि वो फॉर्मली है, वहां पर चीजें फॉर्मली हो रही है। लेकिन नॉर्मल जॉब्स होती है, किसी स्कूल में टीचर लगे हो, आप स्कूल में क्लीनर लगे हुए हो, आप कुछ और बिजनेस वगैरह कर रहे हो, यहाँ पर चीजें इनफॉर्मलाइज्ड है। एंड इनफॉर्मलाइज्ड होने का सबसे बड़ा कारण क्या है, ये जब हमने क्या किया, गवर्नमेंट सेक्टर को श्रिंक करके बैरियर्स तोड़ दिए कि आओ भाई हमारे देश में आ जाओ, वो सबसे बड़ा कारण बना चीज़ों का इनफॉर्मलाइज होने का इन इंडिया। तो अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं फॉर्मल सेक्टर में मेल्स फीमेल्स सिर्फ इतने हैं इन कंपैरिजन टू हमारे इनफॉर्मल सेक्टर में मेल्स एंड फीमेल्स इतने हैं। किसको बात समझ में आ रही? हाँ या ना? इतनी बात हम लोगों को बिल्कुल क्लियर हुई। एम्प्लॉयमेंट का आज हमने सीन समझने की कोशिश की, कुछ बेसिक्स टर्म्स डिस्कस की सबसे पहले, एंड देन हमने बात की कैजुअलाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है, इंडिया में क्यों हो रहा है, इनफॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है, इंडिया में क्यों हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम किसके बारे में बात करेंगे? अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे। कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज है, कमेंट डाउन कर दीजिए। मिलेंगे जल्दी।